ऑक्सीकरण संख्या। तो सबसे पहले देखिए, सबसे पहला नियम क्या होता है ऑक्सीकरण संख्या के लिए? सबसे पहला नियम है समद्विक परमाणुक अणु में दोनों परमाणुओं की ऑक्सीकरण संख्या शून्य होती है। मतलब सबसे पहले तो आपको यह अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि यहां पर कौन से अणु की बात चल रही है, समद्विक परमाणुक अणु की। अणुओं का निर्माण किससे होता है? परमाणु से होता है। और यहां पर जो दोनों के दोनों परमाणु क्या होंगे? एक समान होंगे। जिस भी अणु में दोनों परमाणु एक समान होते हैं आप उसी अणु को कौन सा अणु बोलते हो? समद्विक परमाणुक अणु बोलते हो। तो यहां पर देखिए पहला जो नियम क्या है, समद्विक परमाणुक अणु में दोनों परमाणुओं की ऑक्सीकरण संख्या शून्य होती है। इसका रीजन क्या है, कारण क्या है इसका? क्योंकि बंधित इलेक्ट्रॉन दोनों परमाणुओं के मध्य सममित रूप से वितरित रहते। अब यहां पर ये वर्ड आया है एक सममित। सममित का मतलब होता है समान रूप से, और इलेक्ट्रॉनों का समान रूप से वितरण कब रहता है? जब दोनों परमाणुओं की विद्युत ऋणता एक समान होती है। तो यहां पर मैं आपको कुछ उदाहरण बताता हूं समद्विक परमाणुक अणु के। तो सबसे पहला अगर अपन उदाहरण की बात करें तो यहां पर अपन बात करेंगे इसके एग्जाम्पल। तो सबसे पहला एग्जाम्पल आपके पास होगा ऑक्सीजन O2, डाइनाइट्रोजन N2, क्लोरीन Cl2। और तो यहां पर ये कुछ ऐसे एग्जाम्पल है जहां पर देखिए परमाणुओं की संख्या कितनी है? 2। O2 में कितने परमाणु? 2 है, और दोनों के दोनों कौन से? ऑक्सीजन है। किसका उदाहरण हो जाएगा? समद्विक परमाणु का। नाइट्रोजन में भी परमाणु की संख्या कितनी है? 2, और दोनों के दोनों कौन है? नाइट्रोजन है। और साथ में क्लोरीन में देखिए परमाणुओं की संख्या कितनी है? 2, तो यहां पर भी दोनों के दोनों क्लोरीन है, एक समान है। तो ये तीनों के तीनों किसके उदाहरण है? समद्विक परमाणु का अणु के उदाहरण है। अब बात करते हैं इनकी ऑक्सीकरण संख्या की। तो ऑक्सीकरण संख्या के लिए देखिए सबसे पहले अगर आप ऑक्सीजन की संरचना देखोगे तो ऑक्सीजन की संरचना किस टाइप से होती है? ऑक्सीजन है वो दूसरे वाले ऑक्सीजन के साथ द्विबंध से क्या रहता है? आबंधित रहता है। इसी प्रकार से अगर मैं बात करूं नाइट्रोजन के लिए, नाइट्रोजन की संरचना में क्या होता है? नाइट्रोजन है वो ट्रिपल बंध से किससे आबंधित होता है? नाइट्रोजन से। बात करूंगा अगर मैं क्लोरीन की, तो क्लोरीन की संरचना में एक क्लोरीन परमाणु है दूसरे क्लोरीन परमाणु से एकल बंध से क्या होता है? आबंधित रहता है। और यहां पर देखेंगे दोनों परमाणु कौन से? ऑक्सीजन है, दोनों की विद्युत ऋणता एक समान है। मतलब इस बंध के जो इलेक्ट्रॉन कहां पर यहां पर उपस्थित होंगे? इस बंध के मध्य में उपस्थित होंगे। तो ये जो बंधित इलेक्ट्रॉन है ना ही तो इस वाले ऑक्सीजन की ओर आकर्षित होंगे ना ही दूसरे वाले ऑक्सीजन की ओर आकर्षित होंगे। कारण क्या है? दोनों की विद्युत ऋणता समान होने के कारण आबंधित इलेक्ट्रॉनों का बंध में मध्य में उपस्थित होते हैं। मतलब कैसा वितरण होता है? सममित रूप से वितरण होता है। अब अगर आपको यहां पर ऑक्सीकरण अवस्था या ऑक्सीकरण अंक पूछ ले ऑक्सीजन का, तो यहां पर कितना होगा? 0 होगा। नाइट्रोजन का भी कितना होगा? 0 होगा। और क्लोरीन का भी कितना होगा? 0 होगा। तो ये था आपके पास रूल नंबर फर्स्ट या नियम नंबर फर्स्ट। यहां पर अगर आप बात करोगे ऑक्सीकरण संख्या या ऑक्सीकरण स्टेट की, तो ऑक्सीजन का कितना हो जाएगा? 0, नाइट्रोजन का भी कितना हो जाएगा? 0, और क्लोरीन का ऑक्सीकरण अवस्था भी कितनी हो जाएगी? 0 हो जाएगी। क्योंकि यहां पर विद्युत ऋणता में अंतर नहीं है। जब तक विद्युत ऋणता में अंतर नहीं आएगा तब तक ऑक्सीकरण अवस्था है वो कितनी रहेगी? 0 ही रहेगी। जब भी विद्युत ऋणता में अंतर आएगा दो तत्वों के मध्य, तो वहां पर फिर ऑक्सीकरण संख्या 0 नहीं होती है। रूल नंबर सेकंड देखिए, रूल नंबर सेकंड के अंदर देखिए क्या मेंशन हो रहा है? यदि सह संयोजक बंध दो विभिन्न परमाणुओं के मध्य होता है तो अधिक विद्युत ऋणी तत्व की ऑक्सीकरण अवस्था ऋणात्मक तथा कम विद्युत ऋणी तत्व की ऑक्सीकरण संख्या धनात्मक होती है। मतलब यहां पर भी देखिए ये सह संयोजक बंध ही था। मतलब ऑक्सीजन ऑक्सीजन के मध्य भी सह संयोजक बंध है, नाइट्रोजन नाइट्रोजन के मध्य भी सहसंयोजक बनता, और क्लोरीन क्लोरीन के मध्य भी सहसंयोजक बनता। लेकिन यहां पर इंपॉर्टेंट बात क्या थी कि यहां पर विद्युत ऋणता में अंतर नहीं था। क्यों नहीं था? क्योंकि आपके पास अणु कौन सा था? समद्विक परमाणु के अणु था। लेकिन सेकंड वाला जो नियम इसमें क्या बोल रहा है कि यदि मान लीजिए सहसंयोजक बंध हो और जो भी सहसंयोजक बंध से आबंधित दोनों परमाणु है वो अलग अलग हो, और जब भी दोनों परमाणु अलग अलग होते हैं तो वहां पर उनकी विद्युत ऋणता में क्या होगा? अंतर होगा। और विद्युत ऋणता का मतलब क्या होता है? किसी भी
बंध में बंधित इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित करने की क्षमता को ही विद्युत ऋणता कहते। तो जिसकी विद्युत ऋणता अधिक होगी उसके ऊपर ऋणात्मक आवेश आ जाएगा, और जिसकी विद्युत ऋणता कम होगी उसकी ऑक्सीकरण संख्या कैसी हो जाएगी, धनात्मक हो जाएगी। इसका उदाहरण से अपन अंडरस्टैंड करते। तो इस एग्जाम्पल का अपन उदाहरण अगर यहाँ पर मैं मेंशन करूं तो यहाँ पर अपन उदाहरण लेंगे हाइड्रोजन क्लोराइड का। तो ये लीजिए मैंने उदाहरण मेंशन कर दिया, हाइड्रोजन क्लोराइड HCl। तो यहाँ पर भी आप देख रही हो हाइड्रोजन भी अधातु है और क्लोरीन भी क्या है, अधातु। हमेशा ध्यान रखेंगे धातु और अधातु के मध्य आयनिक बंध का निर्माण होता है, जबकि अधातु के मध्य सहसंयोजक बंध का निर्माण होता है। तो दोनों के दोनों अधातु है, तो मतलब कौन सा बंध है, ये वाला सहसंयोजक बंध है। लेकिन इंपोर्टेंट थिंग है, हाइड्रोजन अलग परमाणु है और क्लोरीन अलग परमाणु है, तो मतलब इनकी विद्युत ऋणता में क्या होगा, अंतर होगा। और विद्युत ऋणता में अंतर है तो जो अधिक विद्युत ऋणी परमाणु होगा वो बंधित इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, अपनी ओर आकर्षित करेगा। क्लोरीन की विद्युत ऋणता हाइड्रोजन की तुलना में अधिक होती है, तो इस वाले बंध के इलेक्ट्रॉन किसकी ओर आकर्षित होंगे, क्लोरीन की ओर। अधिक विद्युत ऋणी क्लोरीन है, तो यहाँ पर अगर आप ऑक्सीकरण संख्या की बात करोगे तो आपको यहाँ पर इजीली पता चल जाएगा क्लोरीन की ऑक्सीकरण संख्या तो कितनी होगी, -1 होगी, और हाइड्रोजन की ऑक्सीकरण संख्या कितनी होगी, +1 होगी। ऐसा क्यों बोल रहा हूं, हाइड्रोजन और क्लोरीन के मध्य कितना बंध उपस्थित है, एक बंध उपस्थित है। तो जब आप इस एक बंध को आप तोड़ोगे या ब्रेक डाउन करोगे तो यहाँ पर क्लोरीन की विद्युत ऋणता अधिक है, तो बंध के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित करेगा। क्लोरीन पर तो कौन सा आवेश आ जाएगा, -1, और हाइड्रोजन पर कौन सा आ जाएगा, +1। अगर मान लीजिए आपके पास दूसरा वाला उदाहरण अगर मैं आपको और अंडरस्टैंड कराऊं अच्छे से, तो ये लीजिए नाइट्रोजन ऑक्साइड का उदाहरण है मेरे पास, NO का उदाहरण है। तो यहाँ पर देखिए नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के मध्य कौन सा बंध उपस्थित है, द्विबंध है। तो यहाँ पर मैंने नोट लगाकर मेंशन किया है, किसी भी तत्व के कुल आवेशों की संख्या बंधों की संख्या पर निर्भर करती है। मतलब किसी भी तत्व पर कितना संख्या में आवेश आएगा ये एक्चुअल में किस पर निर्भर करता है कि उस वो वाला तत्व है वो कितने बंधों के द्वारा आबंधित है। तो यहाँ पर देखो नोट लगाकर मेंशन किया है, किसी भी तत्व के कुल आवेशों की संख्या बंधों की संख्या पर निर्भर करती है। तो यहाँ पर अगर आपसे ये बोल दिया जाए कि नाइट्रोजन और ऑक्सीजन है, इनकी ऑक्सीकरण अवस्था बताइए या ऑक्सीकरण नंबर बताइए, तो मैंने आपको क्या तरीका सिखाया था। यहाँ पर देखिए नाइट्रोजन और ऑक्सीजन दोनों के दोनों परमाणु क्या है, अलग अलग है, और जब दोनों के दोनों परमाणु अलग अलग है तो मतलब इनकी विद्युत ऋणता में अंतर है। और ये आपको बताना चाहिए कि ऑक्सीजन जो परमाणु की विद्युत ऋणता नाइट्रोजन की तुलना में अधिक होती है। और अगर आपको ऑक्सीजन का ऑक्सीकरण संख्या पता करना तो कितने बंध तोड़ने पड़ेंगे, 2 बंध तोड़ने पड़ेंगे। तो मतलब ऑक्सीजन की तो ऑक्सीकरण अवस्था इसमें कितनी हो जाएगी, -2 हो जाएगी, और नाइट्रोजन की ऑक्सीकरण अवस्था कितनी हो जाएगी, +2 हो जाएगी। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि ऑक्सीजन है वो अधिक विद्युत ऋणी तत्व है, तो यहाँ पर ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या ऋणात्मक होगी और जो नाइट्रोजन की ऑक्सीकरण संख्या धनात्मक होगी। कितनी ऋणात्मक कितनी धनात्मक होगी, किस पर निर्भर करेगी, बंधों की संख्या पर निर्भर करेगी। कितने बंध तोड़ रही हो उतने आपको प्लस और माइनस लगाने। जो अधिक विद्युत ऋणी तत्व है वहां पर माइनस लगा दीजिए, और जो कम विद्युत ऋणी तत्व है जितने बंध आप तोड़ रही हो वहां पर क्या लगा दीजिए, प्लस लगा दीजिए। नेक्स्ट वाला नियम देखिए, नेक्स्ट वाले नियम के अंदर देखिए, यदि 2 परमाणुओं के मध्य, अपन ने अभी तक दोनों नियम देखे थे, दोनों के नियम किस पर आधारित थे, आपके सहसंयोजक बंध के लिए थे। लेकिन अब जो तीसरा नियम है वो कौन से बंध के लिए, उप सहसंयोजक बंध के लिए। तो देखिए क्या नियम है, यदि 2 परमाणुओं के मध्य उप सहसंयोजक बंध होता है तब दाता परमाणु की ऑक्सीकरण संख्या +2 होगी और ग्राही परमाणु की ऑक्सीकरण संख्या -2 होगी। मतलब जब भी उप सहसंयोजक बंध का निर्माण होगा तो दाता परमाणु की ऑक्सीकरण अवस्था कितनी होती है, +2, और जो परमाणु इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करेगा तो मतलब ग्राही परमाणु की ऑक्सीकरण संख्या कितनी होगी, -2 होगी। उप सहसंयोजक बंध एक विशिष्ट प्रकार का बंध होता है जिसमें बंध के दोनों इलेक्ट्रॉन है वो किसी एक परमाणु के द्वारा प्रदान किए जाते हैं। तो यहाँ पर मैं एक सिंपल सा इसका उदाहरण लेता हूं अंडरस्टैंड करने के लिए। तो ये लीजिए मैंने एक सिंपल सा एग्जांपल मेंशन कर दिया है, ए और बी के मध्य। ए के पास इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है, ये दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन बंध के है वो किसने प्रदान किए,
ए ने, और यहाँ पर ग्रहण किसने किए, बी ने। तो यहाँ पर आपको उप सहसंयोजक बंध को एरो के द्वारा मतलब तीर के द्वारा प्रदर्शित करते हैं, और तीर की दिशा किस तरफ से किस ओर होती है, दाता परमाणु से ग्राही परमाणु की ओर। तो जब भी आपको उप सहसंयोजक बंध दिख जाए किसी भी संरचना में, तो वहां पर क्या करना है, जो दाता परमाणु है उसकी ऑक्सीकरण अवस्था तो कितनी हो जाएगी, +2, और जो ग्राही परमाणु है उसकी ऑक्सीकरण अवस्था कितनी हो जाएगी, -2 हो जाएगी। नेक्स्ट वाला नियम देखिए। नेक्स्ट वाले नियम के अंदर आपको बोला कि विभिन्न तत्वों की परमाणुओं की तात्विक अवस्था में ऑक्सीकरण संख्या 0 होती है। मतलब कोई भी तत्व अगर अपनी परमाणुक अवस्था के अंदर क्या कर रहा है, उपस्थित है, तो उस वाली स्थिति में उस तत्व की ऑक्सीकरण अवस्था कितनी होगी, 0 होगी। अब कौन कौन से ऐसे तत्व है जिनकी तात्विक अवस्था में ऑक्सीकरण अवस्था 0 होगी, तो इसकी उदाहरण में मेंशन कर देता हूं। और ये आपको उदाहरण ही लर्न करने, क्योंकि आपके एग्जाम में चाहे आईआईटी का एग्जाम हो, नीट का एग्जाम हो, जेट का एग्जाम हो, वहां पर आपके सामने उदाहरण ही आएंगे, और उन उदाहरणों में आपको क्या बतानी होगी, ऑक्सीकरण अवस्था बतानी होगी। तो यहां पर देखिए मैं कुछ एग्जाम्पल मेंशन करता हूं जिनमें उन तत्वों की ऑक्सीकरण संख्या क्या रहेगी, 0 रहेगी। तो यहां पर पहला उदाहरण में बात करूं, नाइट्रोजन का अस्तित्व किस रूप में होता है, N2 में, तो मतलब यहाँ पर नाइट्रोजन की ऑक्सीकरण अवस्था कितनी हो जाएगी, 0। इसके बाद में बात करूं मैं क्लोरीन, क्लोरीन का अस्तित्व किस फॉर्म में होता है, Cl2 के रूप में, तो ये भी समद्विक परमाणु अणु है, तो इसकी भी ऑक्सीकरण अवस्था क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। अगर बात करो आप हाइड्रोजन की, H2, तो हाइड्रोजन में भी दोनों परमाणु हाइड्रोजन के विद्युत ऋणता में अंतर ही नहीं है, तो इसकी भी ऑक्सीकरण अवस्था कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। इसी प्रकार से जो फास्फोरस का अस्तित्व है, ये इंपोर्टेंट है। फास्फोरस का अस्तित्व होता है P4 के रूप में, मतलब जो फास्फोरस के मध्य एकल बंध उपस्थित होता है, और चार फास्फोरस आपस में जुड़े रहते हैं। तो यहां पर आपको ये ध्यान रखना है कि जो फास्फोरस है उसकी जो एक्चुअल में अस्तित्व है किसमें रखता है, P4 में, तो P4 में भी ऑक्सीकरण अवस्था कितनी होगी, फास्फोरस की 0 होगी। इसी प्रकार से सल्फर का ध्यान रखना है। सल्फर है, उसके अंदर 8 सल्फर के परमाणु आपस में एकल बंधों के द्वारा आबंधित रहते हैं, और सल्फर का अस्तित्व किस रूप में होता है, S8 के रूप में होता है। तो S8 में जो सल्फर की ऑक्सीकरण अवस्था कितनी होती है, 0 होती है। इसके अलावा अगर आप बात करो सोडियम, सोडियम क्या होता है, धातु होता है, तो सोडियम की ऑक्सीकरण अवस्था भी कितनी होगी, 0, क्योंकि यहाँ पर सोडियम कौन सी अवस्था में उपस्थित है, तात्विक अवस्था में उपस्थित है, इसका अस्तित्व इसी रूप में होता है। इसी प्रकार से अगर आप बात करो सिल्वर, Ag धातु, इसका अस्तित्व भी Ag के रूप में होता है, इसकी ऑक्सीकरण अवस्था भी कितनी होगी, 0 होगी। तो ये कुछ आपके सामने कुछ उदाहरण है जिनमें आपको ये ध्यान रखना है कि कोई भी तत्वों की परमाणुओं की तात्विक अवस्था में ऑक्सीकरण संख्या हमेशा कितनी होती है, 0 होती है। नेक्स्ट वाला देखिए, एक परमाणुक आयन की ऑक्सीकरण संख्या उसके आवेश के बराबर होती है। तो ये आपको ध्यान देना है, यहां पर तो बस आपको जो आवेश आयन दे रखा है उसका आवेश देखना है, जो उस आयन पर आवेश उपस्थित होता है एक्चुअल में वही उसकी क्या होगी, ऑक्सीकरण अवस्था होगी या ऑक्सीकरण अंक होगा। तो ये जो मैंने पहले जितने भी एग्जाम्पल मेंशन किए थे, इन सभी उदाहरणों में जो भी आपके पास तत्व है उनकी ऑक्सीकरण नंबर या ऑक्सीकरण संख्या कितनी होती है, 0 होती है। नेक्स्ट वाला नियम क्या है, एक परमाणुक आयन की ऑक्सीकरण संख्या उसके आवेश के बराबर होती है। मतलब जो भी आपको आयन दे रखा है उसके ऊपर कितना आवेश उपस्थित है वही उसकी क्या होती है, ऑक्सीकरण संख्या होती है। जैसे मैं आपको कुछ उदाहरण यहाँ पर मेंशन करता हूं, उदाहरण के द्वारा ही आपको समझ में आएगा कि क्या तो नियम है और उस नियम को कैसे अप्लाई करना है। और जो सेकेंड वाला जो कॉलम है उसमें मैं मेंशन करता हूं ऑक्सीडेशन नंबर, मतलब ऑक्सीकरण अंक बोल दीजिए अथवा ऑक्सीकरण संख्या बोल दीजिए, एक ही बात है। तो यहाँ पर उदाहरण देखना, सबसे पहला यहाँ पर जो मैंने उदाहरण मेंशन किया है वो वाला उदाहरण यहाँ पर मैं मेंशन कर रहा हूं एल्यूमिनियम +3। दूसरा वाला उदाहरण है मेरे पास Cl-। तीसरा वाला मेरे पास उदाहरण है बेरियम +2 Ba+2। थर्ड वाला मेरे पास उदाहरण है सिलिकॉन +4। और फिफ्थ वाला मेरे पास उदाहरण है O-2। तो ये आपको क्या दे रखिए, आयन दे रखे, एकल परमाणु का आयन मतलब केवल एक ही परमाणु उपस्थित है आयनों में,
दूसरा परमाणु उपस्थित नहीं है। एल्यूमिनियम +3 में केवल एल्यूमिनियम का एक परमाणु है, क्लोराइड के अंदर क्लोरीन का एक परमाणु है, बेरियम में बेरियम का एक परमाणु है, सिलिकॉन में सिलिकॉन का एक परमाणु है और ऑक्सीजन में ऑक्सीजन का एक परमाणु है। तो एकल परमाणु आयन, आयन क्यों बोला है? क्योंकि अगर मान लीजिए प्लस और माइनस आवेश उपस्थित होता है किसी भी स्पीशीज पर, तो आप उसको क्या बोलते हो? आयन बोलते हो। कि ऑक्सीकरण संख्या उसके आवेश के बराबर होती है, मतलब जितना आवेश उसके ऊपर अस्तित्व में है वही उसकी क्या होती है? ऑक्सीकरण संख्या होती है। तो यहाँ पर एल्यूमिनियम पर अगर आप देखोगे तो एल्यूमिनियम के ऊपर कितना आवेश उपस्थित है? +3 आवेश उपस्थित है। तो मतलब एल्यूमिनियम की ऑक्सीकरण अवस्था कितनी हो जाएगी? एल्यूमिनियम +3 में +3 हो जाएगा। Cl-, तो यहाँ पर कितना आवेश उपस्थित है? -1, मतलब क्लोराइड में क्लोरीन की ऑक्सीकरण अवस्था कितनी हो जाएगी? -1। बेरियम +2, तो बेरियम +2 में बेरियम की ऑक्सीकरण अवस्था कितनी हो जाएगी? +2 हो जाएगी। सिलिकॉन +4, तो सिलिकॉन +4 में सिलिकॉन की ऑक्सीकरण अवस्था कितनी हो जाएगी? +4 हो जाएगी। और ऑक्साइड O-2, और O-2 में जो ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण अवस्था कितनी हो जाएगी? -2 हो जाएगी। मतलब एकल परमाणु जो आपके पास आयन है उसमें जितना आवेश उपस्थित होता है वही उसकी क्या होती है? ऑक्सीकरण संख्या होती है। नेक्स्ट वाला जो आपके पास नियम है बड़ा ही इंपॉर्टेंट नियम है और इस नियम से रिलेटेड बहुत ज्यादा सवाल आपके कंपटीशन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले नियम को देखिए। नियम है वो उसके अकॉर्डिंग क्या मेंशन करता है? हाइड्रोजन के रेस्पेक्ट में ये वाला नियम है। तो देखिए यहां पर, जब हाइड्रोजन किसी अधातु से संयुक्त होता है तो ऑक्सीकरण संख्या -1 होती है। बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, ये गोल्डन पॉइंट है ऑक्सीकरण संख्या के लिए। मतलब जब भी हाइड्रोजन परमाणु किसी भी अधातु से संयुक्त होगा तो जब जब हाइड्रोजन अधातु के साथ बंध बनाएगा तब तब उसकी ऑक्सीकरण संख्या कितनी होगी? -1 होती है। तथा जब किसी सक्रिय धातु से हाइड्रोजन संयुक्त होता है तो उसकी ऑक्सीकरण संख्या -1 होती है। तो यहां पर थोड़ा सा करेक्शन करना है क्या कि जब भी अधातु से आबंधित होगा तो उस वाली कंडीशन में तो हाइड्रोजन की ऑक्सीकरण संख्या कितनी होती है? +1 होती है। और जब भी किसी धातु से संयुक्त होगा तो उस वाली कंडीशन में हाइड्रोजन की ऑक्सीकरण अवस्था कितनी होती है? -1 होती है। तो यहां से कंफ्यूजन क्लियर कर लेना है। हाइड्रोजन जब भी अधातु से संयुक्त होगा ऑक्सीकरण संख्या कितनी आती है? हाइड्रोजन की +1 आती है। और जब भी किसी सक्रिय धातु या हाइड्रोजन धातु के साथ बंध बनाता है उस वाली शर्त में हाइड्रोजन की ऑक्सीकरण संख्या कितनी रहेगी? -1 रहेगी। अब इसके कुछ उदाहरण देखते हैं। उदाहरण की सहायता से आपके सोल्व होगा कि कब तो हाइड्रोजन है वो +1 ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करेगा और कब हाइड्रोजन है वो -1 ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करेगा। तो यहां पर लीजिए मैं कुछ उदाहरण मेंशन करता हूं। ये लीजिए इसी वाले जो नियम है इसके कुछ उदाहरण देखते हैं। तो ये लीजिए मैंने उदाहरण मेंशन कर दिया। सबसे पहले जो मैंने उदाहरण मेंशन किया तो उस वाले उदाहरण के अंदर है लिथियम हाइड्राइड मीनिंग LiH। दूसरा वाला मैंने मेंशन किया है CaH2 मीनिंग कैल्शियम हाइड्राइड। और तीसरा जो मैं यहां पर हाइड्राइड मेंशन करूंगा वो वाला हाइड्राइड है पोटेशियम हाइड्राइड मतलब KH। तो यहां पर आप क्या देख रही हो? हाइड्रोजन उपस्थित है और हाइड्रोजन बंध किसके साथ बना रहा है? पोटेशियम भी धातु है, कैल्शियम भी धातु है और लिथियम भी धातु है। मतलब हाइड्रोजन किसके साथ बंध बना रहा है? धातु के साथ। और जब भी हाइड्रोजन धातु के साथ संयुक्त होता है तो उसकी ऑक्सीकरण संख्या कितनी होती है? -1 होती है। तो यहां पर अगर मैं मेंशन करना चाहूं ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हाइड्रोजन, यहां पर पर्टिकुलर अपन बात किसकी कर रही है? हाइड्रोजन की बात कर रही है। तो हाइड्रोजन की ऑक्सीकरण संख्या कितनी होगी? तो लिथियम हाइड्राइड में हाइड्रोजन की ऑक्सीकरण अवस्था या ऑक्सीकरण संख्या कितनी होगी? क्योंकि हाइड्रोजन लिथियम के साथ आबंधित है और लिथियम, कैल्शियम, पोटेशियम क्या होती है? वास्तव में धातु होती है। और धातु के साथ जब भी हाइड्रोजन आता है तो उसकी ऑक्सीकरण संख्या कितनी होगी? -1। मतलब इसमें भी हाइड्रोजन की ऑक्सीकरण संख्या कितनी है? -1। कैल्शियम हाइड्राइड में भी कितनी आएगी? -1। और पोटेशियम हाइड्राइड में भी ऑक्सीकरण अवस्था कितनी आएगी? -1 आएगी। अब सेकंड वाला एग्जांपल लेते हैं जिसमें हाइड्रोजन की ऑक्सीकरण संख्या कितनी आएगी? +1 आएगी। तो ये लीजिए कुछ उदाहरण में मेंशन करता हूं यहां पर। जैसे मैंने पहला उदाहरण मेंशन कर दिया अमोनिया NH3। दूसरा वाला उदाहरण मेंशन कर दिया मैंने जल का अणु मतलब H2O।
और तीसरा अणु मैंने मेंशन कर दिया H2SO4 मतलब सल्फ्यूरिक एसिड। तो यहां पर आप क्या देख रही हो, हाइड्रोजन किससे जुड़ा हुआ है, नाइट्रोजन से। हाइड्रोजन किससे जुड़ा हुआ है, ऑक्सीजन से। और इसमें भी हाइड्रोजन किससे जुड़ा रहता है, ऑक्सीजन से। तो मतलब ऑक्सीजन भी अधातु है, हाइड्रोजन भी क्या है, अधातु है। और जब भी हाइड्रोजन अधातु के साथ संयुक्त होता है उसकी ऑक्सीकरण संख्या कितनी होती है, +1 होती है। तो इन तीनों एग्जाम्पल में मतलब अमोनिया में हाइड्रोजन की ऑक्सीकरण संख्या कितनी आएगी, +1। जल में भी कितनी आएगी, +1। और सल्फ्यूरिक अम्ल में भी हाइड्रोजन की ऑक्सीकरण संख्या कितनी आएगी, +1। क्योंकि इन तीनों उदाहरणों में हाइड्रोजन अधातु से आबंधित है और हाइड्रोजन जब भी अधातु से आबंधित होता है उसकी ऑक्सीकरण संख्या कितनी होती है, +1 होती है। अब देखिए नेक्स्ट वाला एग्जाम्पल, संपूर्ण आवर्त सारणी में केवल मात्र एक ही ऐसा तत्व है जिसकी ऑक्सीकरण अवस्था क्या होती है, -1 होती है। और इसकी हमेशा यही ऑक्सीकरण अवस्था रहती है, कभी भी परिवर्तित नहीं होती है। और वो वाला तत्व कौन सा होता है, फ्लोरीन होता है। मतलब संपूर्ण आवर्त सारणी में फ्लोरीन जो तत्व है वो हमेशा कौन सी ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करता है, -1 प्रदर्शित करता है। तो नेक्स्ट वाला नियम देखिए, फ्लोरीन की ऑक्सीकरण संख्या सदैव -1 होती है। मतलब जो फ्लोरीन है वो हमेशा ही कौन सी ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करेगा, -1। जबकि ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या अधिकतर यौगिकों में -2 होती है। मतलब ऑक्सीजन है वो ज्यादातर क्या आता है, जो भी यौगिक बनाता है ऑक्साइड के रूप में बनाता है। और ऑक्साइड में ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या कितनी होती है, -2 होती है। अगर आप बात करते हो पेरोक्साइड में -1 होती है। मतलब जो ऑक्सीजन हो अगर वो पेरोक्साइड के रूप में आ रहा है तो पेरोक्साइड में ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या कितनी होती है, -1 होती है। वह OF2, ये उदाहरण आपको ध्यान रखना है, काफी टाइम ये उदाहरण पूछा गया है। OF2 में ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या कितनी होती है, +2 होती है। तो ये इंपोर्टेंट थिंग बन गई है यहां से कि जो फ्लोरीन है उसका तो आपको ऑक्सीकरण संख्या कभी पता ही नहीं करनी है, डायरेक्ट आपको याद रखना है फ्लोरीन जहां पर भी आएगा उसकी ऑक्सीकरण संख्या सदैव कितनी होगी, -1 होगी। कारण क्या होगा, फ्लोरीन की विद्युत ऋणता संपूर्ण आवर्त सारणी में क्या होती है, सर्वाधिक होती है। ये ध्यान रखेंगे, संपूर्ण आवर्त सारणी में फ्लोरीन की जो विद्युत ऋणता है सर्वाधिक होती है। इसीलिए फ्लोरीन की ऑक्सीकरण संख्या सदैव कितनी होती है, -1 होती है। लेकिन ऑक्सीजन का केस आएगा तो ऑक्सीजन के केस में क्या होता जाएगा, वेरिएबल होता जाएगा। मतलब यहां पर वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट या यहां पर अपन कह सकते हैं कि परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित कर सकता है। तो यहां पर कैसे आपको ऑक्सीजन से डील करना है इसके लिए मैं आपको यहां पर मेंशन करता हूं। तो सबसे पहले तो आपको यह अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि जो ऑक्सीजन है किस किस रूप में आबंधित हो सकता है। आज से आप ये हमेशा ध्यान रखेंगे, ऑक्साइड का मतलब होता है O-2। ये जो O-2 है इसी को आप क्या बोलते हो, ऑक्साइड बोलते हो। O-2 को आप क्या बोलते हो, ऑक्साइड बोलते हो। दूसरा वाला आता है आपके पास कौन सा, प्रोक्साइड। प्रोक्साइड का मीनिंग क्या होता है, O2-2। तो इसको आप क्या बोलते हो, प्रोक्साइड बोलते हो। ये लीजिए, इसको आपने बोल दिया है प्रोक्साइड। ऑक्साइड का मीनिंग हो गया O-2, प्रोक्साइड का मीनिंग होता है O2-2। और एक और होता है सुपर ऑक्साइड जिसका मतलब होता है O2-1। इसको आप बोलते हो सुपर ऑक्साइड। ये किसका एग्जाम्पल हो गया आपके पास, सुपर ऑक्साइड का उदाहरण हो गया। अब यहां पर आपको एक और बात ध्यान देने की, जब भी आप ऑक्सीकरण संख्या या ऑक्सीकरण अवस्था पता करते हो तो वो हमेशा एक परमाणु के रेस्पेक्ट में बोला जाता है। मतलब अगर मान लीजिए अणु में आपके पास एक से ज्यादा परमाणु उपस्थित है तो आपको केवल एक परमाणु के रेस्पेक्ट में उसका ऑक्सीकरण संख्या बताना है। जैसे अगर मैं यहाँ पर बात करूं ऑक्सीजन की कितनी ऑक्सीकरण संख्या है तो यहाँ पर मैं मेंशन कर देता हूं ऑक्सीडेशन नंबर। मतलब ऑक्सीकरण संख्या ऑक्सीजन की अपन यहाँ पर पता करेंगे। तो ऑक्साइड का मतलब क्या होता है, O-2। तो यहाँ पर आप देखोगे तो ऑक्साइड के अंदर ऑक्सीजन का कितना परमाणु है, एक परमाणु है और उस पर आवेश कितना है, -2 है। तो यहाँ पर ऑक्सीकरण अवस्था कितनी होगी ऑक्साइड की, -2 होगी। सेकेंड अगर आप बात करते हो किसकी, प्रोक्साइड की। और देखो अभी आपने स्टेटमेंट में क्या बोला है, प्रोक्साइड में ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण अवस्था कितनी होती है, -1। कैसे आपको पता चल गया, तो देखिए प्रोक्साइड का मतलब क्या, O2
-2। कितना आवेश उपस्थित है? -2। लेकिन यहां पर कितने परमाणु उपस्थित है? 2। तो यहां पर क्या होगा? एक परमाणु पर कितना आवेश उपस्थित होगा? -1 उपस्थित होगा। तो 2 पर कितना हो जाएगा? -2। और अभी मैंने आपको हिंट दे दिया कि जब भी ऑक्सीकरण संख्या की बात करें तो आपको प्रति परमाणु के रेस्पेक्ट में ऑक्सीकरण संख्या पता करनी होती है। तो यहां पर जो पेरोक्साइड है उसमें ऑक्सीकरण संख्या कितनी हो जाएगी? -1 हो जाएगी। बात करोगे आप सुपर ऑक्साइड की, सुपर ऑक्साइड में कितना आवेश उपस्थित है? -1। लेकिन ऑक्सीजन के परमाणु कितने? 2 है। तो इसकी ऑक्सीकरण संख्या कितनी आएगी? -1/2 आएगी। तो मतलब ये ध्यान रखना है, ऑक्सीकरण जो संख्या है वो धनात्मक हो सकती है, ऋणात्मक हो सकती है, शून्य हो सकती है, और साथ में किस में आ सकती है? फ्रैक्शन में भी आ सकती है। ये आपको ध्यान रखना है। मतलब यहाँ पर पॉइंटों में भी आ सकती है, फ्रैक्शन के अंदर भी आ सकती है। अब बात आती है यहाँ पर इंपोर्टेंट इनके उदाहरण। तो ये लीजिए, मैं आपको कुछ उदाहरण मेंशन कर देता हूं जिनके अंदर जो ऑक्सीजन है वो ऑक्साइड के रूप में होता है, और ऑक्सीजन है पेरोक्साइड के रूप में होता है, और साथ में ऑक्सीजन किस रूप में होता है? सुपर ऑक्साइड के रूप में भी होता है। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूं ऑक्साइड, तो ऑक्साइड के उदाहरण आप यहां पर मेंशन कर सकते हो। Na2O, ये क्या हो गया? ऑक्साइड का उदाहरण है। बेरिलियम ऑक्साइड BeO, ये भी ऑक्साइड का उदाहरण है। मैग्नीशियम ऑक्साइड मतलब MgO, ये भी किसका उदाहरण है? ऑक्साइड का। बात करोगे आप पेरोक्साइड, तो पेरोक्साइड के उदाहरण कौन से? तो ये लीजिए, पेरोक्साइड का उदाहरण है हाइड्रोजन पेरोक्साइड मतलब H2O2। तो यहां पर ऑक्सीजन का जो ऑक्सीकरण अवस्था कितना आएगा? -1। और कौन सा यहां पर आप उदाहरण मेंशन कर सकते हो? तो आप उदाहरण मेंशन कर सकते हो बेरियम ऑक्साइड BaO2। तो इसमें भी दोनों के अंदर ही कौन सा है? ऑक्सीजन है, वो पेरोक्साइड के रूप में। बात करते हो आप सुपर ऑक्साइड की, तो सुपर ऑक्साइड का उदाहरण आप यहां पर मेंशन कर सकते हो KO2, पोटेशियम सुपर ऑक्साइड। तो ये आपको ध्यान रखना है, यहां से बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं यहां से कि कब तो ऑक्सीजन है वो ऑक्साइड के रूप में होगा, कब ऑक्सीजन है पेरोक्साइड के रूप में होगा, और कब आपके पास जो ऑक्सीजन है वो किस रूप में होगा? सुपर ऑक्साइड में होगा। यहां पर आप ऑक्सीकरण अवस्था की बात करते हो तो हमेशा ये आपको ध्यान रखना है क्या, कि जब भी आप ऑक्सीकरण असंख्या पता करते हो तो प्रति परमाणु के रेस्पेक्ट में संख्या को निर्धारित करना है। तो ये आपको संरचना ही ध्यान रखनी है, कब ऑक्साइड है, कब पेरोक्साइड और कब सुपर ऑक्साइड है। नेक्स्ट वाला देखिए स्टेटमेंट या नेक्स्ट वाला नियम क्या है? क्षारीय धातुओं में, ये लीजिए नेक्स्ट वाला नियम इंपोर्टेंट है, क्षारीय धातु की ऑक्सीकरण संख्या सदैव +1 होती है। मतलब ये भी सार्वत्रिक सत्य, मतलब जहां पर भी आपके पास क्षारीय धातु आ जाती है तो उनकी ऑक्सीकरण संख्या हमेशा क्या रहती है? +1 होती है। जबकि क्षारीय मृदा धातु की ऑक्सीकरण संख्या सदैव +2 होती है। मतलब क्षारीय धातु की तो +1 होगी और क्षारीय मृदा धातु की ऑक्सीकरण संख्या कितनी होती है? +2 होती है। धातु हेलाइडों में हेलोजन की ऑक्सीकरण संख्या सदैव -1 होती है। तो ये जो आपके पास नियम है, इस वाले नियम को मैं टोटल एक्सप्लेन करता हूं। तो यहां पर देखिए, सबसे पहले इसने क्या बोला? क्षारीय धातु। अब आपको ये ध्यान रखना है कि कौन कौन से आपके पास है वो क्षारीय धातु होती है। तो आवर्त सारणी का जो समूह संख्या 1 है, मतलब आवर्त सारणी का जो वर्ग संख्या 1 या समूह संख्या 1 है, आप उसी को कौन सा बोलते हो? क्षारीय धातु बोलते हो। तो यहां पर मैं ये मेंशन कर सकता हूं कि जो वर्ग संख्या 1, और इस वर्ग संख्या 1 को आप कौन सा धातु बोलते हो? क्षारीय धातु बोलते हो। कौन सी धातु ये बोलते हो? क्षारीय धातु। और क्षारीय धातु क्यों बोलते हो? क्योंकि ये जब भी जल के साथ अभिक्रिया करेगी तो किसका निर्माण करती है? हाइड्रोक्साइडों का निर्माण करती है। मतलब इनके ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड की जो प्रकृति होती है वर्ग संख्या 1 के जो धातुओं की कैसी होती है? क्षारीय प्रकृति होती है, इसीलिए आप इसको क्या बोलते हो? क्षारीय धातु बोलते हो। तो वर्ग संख्या 1 या क्षारीय धातु, इनकी ऑक्सीकरण अवस्था कितनी होती है? +1 होती है। कौन कौन से उदाहरण है वर्ग संख्या 1 के या क्षारीय धातुओं के? तो उदाहरण में मेंशन कर देता हूं, आपको ध्यान रखना है। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रांसियम। तो ये तत्व, इन सभी तत्वों की ऑक्सीकरण संख्या कितनी आएगी? हमेशा +1 आएगी। ये आपको ध्यान रखना है। तत्व कौन कौन से आते हैं? लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रांसियम। ये तत्व आपके संबंधित होते हैं वर्ग संख्या 1 से।
सेकंड अगर मैं बात करूं किसकी, वर्ग संख्या 2 की, तो ये लीजिए नेक्स्ट वाला पॉइंट यहां पर मैं मेंशन करता हूं वर्ग संख्या 2 के लिए। तो ये मैंने मेंशन कर दिया वर्ग संख्या सेकंड के लिए। और वर्ग संख्या 2 है, आप इसी को क्या बोलते हो, क्षारीय मृदा धातु बोलते हो। तो ये लीजिए मैंने यहां पर मेंशन कर दिया क्षारीय मृदा धातु, क्षारीय मृदा धातु। और इनकी ऑक्सीकरण अवस्था कितनी होती है, हमेशा इनकी ऑक्सीकरण अवस्था होती है +2। कौन कौन सी तत्व है जो वर्ग संख्या 2 से संबंधित होती है, तो यहां पर देखिए पहला तत्व कौन सा होता है वर्ग संख्या 2 का, बेरिलियम होता है, Be बेरिलियम। उसके बाद में होता है मैग्नीशियम Mg, उसके बाद में होता है कैल्शियम Ca, उसके बाद में होता है स्ट्रोंशियम Sr, फिर होता है बेरियम Ba और उसके बाद में होता है रेडियम Ra। इनकी जो ऑक्सीकरण अवस्था हमेशा कितनी होती है, +2 होती है। तो ये ध्यान रखना है कि क्षारीय धातु मतलब इन तत्वों में से आपको कोई भी तत्व दिख जाए तो उसकी ऑक्सीकरण संख्या कितनी होगी, हमेशा +1 होती है। और वर्ग संख्या 2 मतलब बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम और रेडियम, इनकी ऑक्सीकरण संख्या हमेशा कितनी होती है, +2 होती है। फिर यहां पर बात की है किसकी, हेलोजन की। तो हेलोजन हेलाइड में, हेलोजन हेलाइड का मतलब क्या हो जाएगा, तो यहां पर देखिए हेलोजन हेलाइड को भी अंडरस्टैंड करते हैं। ये लीजिए मैंने यहां पर मेंशन कर दिया है हेलोजन हेलाइड, हेलोजन हेलाइड मतलब जो भी धातु के साथ हेलोजन जब आबंधित होगा तो किसका निर्माण होगा, हेलोजन हेलाइड का निर्माण होगा। तो हेलोजन हेलाइड जैसे यहां पर मैं एग्जांपल मेंशन कर देता हूं, AgCl हो गया, सिल्वर हेलाइड धातु के साथ आ रहा है क्लोरीन, सोडियम क्लोराइड हो गया NaCl हो गया, मैग्नीशियम क्लोराइड MgCl2 हो गया और एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड मीनिंग कौन सा हो गया, AlCl3 हो गया। तो यहां पर आप देख रहे हो कि जितने भी मैंने एग्जांपल मेंशन किए उन सभी उदाहरणों में हेलोजन मतलब जो क्लोरीन है वो धातु के साथ आ रहा है। मतलब क्लोरीन जब भी धातु के साथ आबंधित होगा तो वहां पर जो हेलोजन की जो ऑक्सीकरण अवस्था है, हेलोजन का मतलब क्या होता है X, और इसके अंदर फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन होती है। तो मतलब जब जब हेलोजन किसी भी धातु के साथ आबंधित होगा तो किसका निर्माण होगा, धात्विक हेलाइड का निर्माण होगा। और उन धात्विक हेलाइड में जो हेलोजन है उसकी ऑक्सीकरण संख्या कितनी आएगी, हमेशा -1 आएगी। मतलब यहां पर क्लोरीन की ऑक्सीकरण अवस्था, क्लोरीन किसका उदाहरण है, हेलोजन की, तो क्लोरीन की ऑक्सीकरण अवस्था हमेशा कितनी आएगी, -1 आएगी। नेक्स्ट वाले नियम की ओर मूव करते हैं। नेक्स्ट वाला नियम देखिए, उदासीन अणु के लिए, यहां पर ये वाला नियम देखिए, उदासीन अणु के लिए, उदासीन का मतलब क्या हो जाएगा, ऐसा अणु जिसके ऊपर ना ही तो धनावेश उपस्थित है ना ही ऋणावेश उपस्थित है, मतलब किसी भी प्रकार का आवेश उपस्थित नहीं होता है, उसी अणु को आप क्या बोलते हो, उदासीन अणु बोलते हो। तो देखिए यहां पर उदासीन अणु के लिए सभी परमाणुओं की ऑक्सीकरण संख्या का योग 0 होता है। ये इंपोर्टेंट बात है। तो जो भी आपको उदासीन अणु है तो उस अणु में जितने भी तत्व उपस्थित है, जितने भी परमाणु उपस्थित है, तो उन सभी परमाणुओं की ऑक्सीकरण संख्या का योग हमेशा क्या होगा, 0 होगा। जबकि संकुल आयनों के लिए सभी परमाणुओं की ऑक्सीकरण संख्याओं का योग उस पर उपस्थित आवेश के बराबर होगा। ये स्टेटमेंट बड़ा इंपोर्टेंट है। मतलब जब भी अणु आपके पास उदासीन है तो उस अणु में जितने भी परमाणु उपस्थित है उन सभी परमाणुओं की ऑक्सीकरण संख्या का योग हमेशा कितना आएगा, 0 आएगा। अगर मान लीजिए आपके पास कोई ऐसा अणु उपस्थित है जिसके ऊपर आवेश उपस्थित है, तो उस अणु में उपस्थित सभी परमाणुओं की ऑक्सीकरण संख्याओं का योग उस अणु पर उपस्थित आवेश के बराबर होता है या आवेश के समान होता है। इसका उदाहरण देखिए, उदाहरण से आपकी इजीली समझ में आ जाएगा। जैसे यहां पर मैं पहली बात करता हूं अमोनिया की, NH3 अमोनिया। तो यहां पर आपको देखते ही पता चल गया अमोनिया के ऊपर ना ही तो प्लस है ना ही माइनस है। तो मतलब यहां पर क्या हो गया, अमोनिया कैसा अणु है, उदासीन अणु है। तो उदासीन अणु में नाइट्रोजन और हाइड्रोजन, मतलब इस अणु में 1 नाइट्रोजन और 3 हाइड्रोजन, इनकी ऑक्सीकरण जो अवस्था आएगी या ऑक्सीकरण अंक आएगा उसका योग कितना होगा, 0 होगा। तो यहां पर मैं अमोनिया के लिए क्या मेंशन कर सकता हूं कि अमोनिया के अंदर एक तो क्या उपस्थित है, नाइट्रोजन। तो एक तो नाइट्रोजन का ऑक्सीकरण
ऑक्सीकरण अवस्था प्लस और 3 क्या उपस्थित है, हाइड्रोजन। तो ये मैंने मेंशन कर दिया 3 हाइड्रोजन। इनकी ऑक्सीकरण संख्याओं का योग कितना होगा, 0 होगा। यही स्टेटमेंट में बोला है कि जब भी उदासीन आपके पास अणु है तो उसमें उपस्थित सभी परमाणुओं की ऑक्सीकरण संख्याओं का योग कितना होगा, 0 होगा। दूसरा उदाहरण देखना ध्यान से। दूसरा उदाहरण जैसे मैंने ले लिया सल्फेट आयन का, SO4-2 का। तो यहां पर देखेंगे तो यहां पर सल्फेट के ऊपर कौन सा आवेश उपस्थित है, ऋणात्मक उपस्थित है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि जो सल्फेट आयन है इसमें एक तो क्या आ गया, सल्फर परमाणु, मतलब एक तो सल्फर परमाणु की ऑक्सीकरण संख्या प्लस 4 कौन है, ऑक्सीजन, प्लस 4 ऑक्सीजन परमाणुओं की ऑक्सीकरण संख्या का योग किसके बराबर होगा, उस पर उपस्थित आवेश के बराबर होगा। आवेश कितना है, -2, मतलब यहां पर इनकी ऑक्सीकरण अवस्थाओं का योग कितना होगा, -2 होगा। इसी प्रकार से देखिए अगर आपके पास ये वाला अणु आ जाए अमोनियम NH4 पॉजिटिव, तो इसके अंदर क्या कहानी बन जाएगी अमोनियम के अंदर। अमोनियम के अंदर भी देखिए एक तो क्या है नाइट्रोजन परमाणु, तो एक तो नाइट्रोजन परमाणु की ऑक्सीकरण संख्या प्लस 4 क्या है हाइड्रोजन परमाणु, 4 हाइड्रोजन परमाणुओं की ऑक्सीकरण संख्या, इनका योग है वो कितना होगा, +1 होगा। तो यहां पर आपको ये ध्यान रखना है कि उदासीन है तो 0 के इक्वल कर दो, जितने भी उसमें परमाणु उपस्थित है उनकी ऑक्सीकरण संख्याओं का योग। अगर धनात्मक आवेश उपस्थित है तो धनात्मक के बराबर कर दीजिए, ऋणात्मक आवेश उपस्थित है तो ऋणात्मक के इक्वल कर दीजिए। नेक्स्ट वाला देखिए, प्रारूपी तत्वों के लिए उच्चतम ऑक्सीकरण अवस्था समूह संख्या के बराबर होती है, जबकि उच्चतम ऋणात्मक ऑक्सीकरण संख्या 8- समूह संख्या के बराबर ऋण के रूप में उपस्थित होती है। ये इंपोर्टेंट है। तो सबसे पहले तो आपको इस वाले स्टेटमेंट से ये समझना पड़ेगा कि जो प्रारूपिक तत्व है ये कौन से तत्व होते हैं। तो यहां पर मेंशन क्या किया है, प्रारूपी तत्वों के लिए उच्चतम ऑक्सीकरण संख्या, मतलब जो उनकी अधिकतम ऑक्सीकरण संख्या किसके समान होती है, समूह संख्या मतलब वर्ग संख्या की समान होती है। और जबकि आप बात करोगे उच्चतम ऋणात्मक ऑक्सीकरण संख्या, इसके लिए एक फॉर्मूला बना दिया। फॉर्मूला कौन सा है, 8- समूह संख्या, मतलब 8 में से अगर आप उस वाले तत्व की समूह संख्या को माइनस कर देंगे तो वो उसकी कौन सी ऑक्सीकरण अवस्था आ जाएगी, अधिकतम ऋणात्मक ऑक्सीकरण संख्या आ जाएगी। तो सबसे पहले तो ये अंडरस्टैंड करते हैं अपन ये जो प्रारूपिक तत्व है ये प्रारूपिक तत्व कौन से होते हैं। तो हमेशा आपको ध्यान रखना है प्रारूपिक तत्वों का मतलब कौन से होते हैं, S तथा P ब्लॉक के तत्व है। तो ये आपको ध्यान रखना है, प्रारूपी तत्व बोल दीजिए, अदरवाइज टिपिकल एलिमेंट्स बोल दीजिए। प्रारूपी तत्व कौन कौन से ब्लॉक के तत्व होते हैं, S व P ब्लॉक के तत्व है। ये आपको हमेशा ध्यान रखना है। मतलब S तथा P ब्लॉक के तत्व है, इनको आप सम्मिलित रूप से कौन से तत्व बोलते हो, प्रारूपी तत्व बोलते हो। तो S व P ब्लॉक के तत्व, इन्हीं ब्लॉक के तत्वों को आप क्या बोलते हो, प्रारूपी तत्व बोलते हो। अब यहां पर मैं आपको अंडरस्टैंड करवा देता हूं कि S ब्लॉक तो कौन से वर्ग में आती है और P ब्लॉक वाले तत्व कौन कौन से वर्ग में उपस्थित रहती है। तो यहां पर आपको इजीली पता चल जाएगा कि इनकी ऑक्सीकरण अवस्था का मतलब अधिकतम ऑक्सीकरण अवस्था कितनी होगी और न्यूनतम ऑक्सीकरण अवस्था कितनी होगी। तो यहां पर देखो मैं एक टेबल बना रहा हूं और टेबल इंपोर्टेंट है, ये टेबल आपको लर्न भी करनी है। तो यहां पर मैं इस साइड मैंने मेंशन कर दिया वर्ग संख्या, मतलब यहां पर तो आ गया आपका ग्रुप नंबर या फिर वर्ग संख्या आ गया। साथ में अपन यहां पर मेंशन करेंगे इनके संयोजी कोष का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो ये दीजिए मैंने दूसरा पॉइंट मेंशन कर दिया, संयोजी कोष का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, संयोजी कोष का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो इसी से मेंशन कर रहा हूं मैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को। तीसरा में आएगा आपके यहां पर पास ऑक्सीकरण अवस्था, ऑक्सीकरण अवस्था। ये टेबल आपको इजीली पता होनी चाहिए क्योंकि ये टेबल आपकी बहुत हेल्प करेगी जब भी आपको ऑक्सीकरण अवस्था क्या करनी होगी, यहां से पता करनी होगी। तो यहां पर देखिए मैं सबसे पहले इनको कॉलम के अंदर डिवाइड कर देता हूं। सबसे पहले अपन देखेंगे वर्ग संख्या मतलब कौन से वर्ग से संबंधित है। उसके बाद में अपन बात करेंगे कि संयोजी कोष का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा कौन से वर्ग के लिए, और थर्ड में अपन बात करेंगे ऑक्सीकरण अवस्था की। तो यहां पर देखेंगे सबसे पहले यहां पर मैं स्टार्ट कर रहा हूं आपके सामने एस ब्लॉक के तत्वों के लिए, मतलब एस ब्लॉक के तत्व है उनके लिए आप किस प्रकार से इसको मेंशन करोगे।
तो ये लीजिए यहाँ पर ये मैंने बना दिए एक टेबल। अब अपन यहाँ पर डिस्कस करेंगे एक एक वर्ग के तत्व से। तो सबसे पहले यहाँ पर मैं मेंशन कर रहा हूँ वर्ग संख्या 1 के लिए। अब आपको ये बताना चाहिए कि वर्ग संख्या 1 है, इसको आप ए से भी बोल सकते हो 1 से, और आप इसको किससे प्रदर्शित कर सकते हो फर्स्ट ए से, दोनों आपको बताना चाहिए। वर्ग संख्या 1 को आप वर्ग संख्या 1 भी बोल सकते हो, अदरवाइज फर्स्ट ए बोल सकते हो। सेकंड बात करेंगे अपन वर्ग संख्या 2 से। तो ये लीजिए वर्ग संख्या 2 के लिए मैं अलग कलर का यूज करता हूं। तो ये लीजिए वर्ग संख्या 2, और वर्ग संख्या 2 को आप और क्या बोल सकते हो, सेकंड ए भी बोल सकते हो। ये भी आपको ध्यान रखना है किससे प्रदर्शित कर सकते हो। फिर अपन बात करेंगे वर्ग संख्या 13 से, और वर्ग संख्या जो 13 है इसको मैं अलग कलर से मेंशन करता हूं। तो ये लीजिए मैंने मेंशन कर दिया वर्ग संख्या 13, और वर्ग संख्या 13 को और आप किससे प्रदर्शित कर सकते हो, थर्ड ए से प्रदर्शित कर सकते हो। इसी प्रकार से नेक्स्ट वाला देखिए, नेक्स्ट वाला कौन सा आएगा, वर्ग संख्या 14 के लिए। तो ये लीजिए वर्ग संख्या 14, और वर्ग संख्या 14 को आप किससे प्रदर्शित कर सकते हो, 4a से भी प्रदर्शित कर सकते हो। तो ये 1a, सेकंड ए, थर्ड ए, फोर्थ ए, इनका भी आपको नॉलेज होना चाहिए। साथ में देखिए यहाँ पर फिर कौन सा जाएगा, वर्ग संख्या 15 आ जाएगा। तो ये लीजिए मैं मेंशन करता हूँ वर्ग संख्या 15, और 15वें वर्ग को किसके द्वारा प्रदर्शित करोगे आप, 5a से प्रदर्शित करोगे। इसी प्रकार से फिर कौन सा जाएगा, 16वां वर्ग, और 16वें वर्ग को किससे प्रदर्शित करते हो आप, 6 ए से प्रदर्शित करते हो। और लास्ट में अपन बात किसकी करेंगे, 17वें वर्ग की। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 17वां वर्ग, और 17वें वर्ग को आप किससे प्रदर्शित करोगे, 7th ए से प्रदर्शित कर दोगे। अब यहाँ पर देखिए सबसे पहले अपन बात करेंगे यहाँ पर इनके संयोजी कोष का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है। तो यहाँ पर जब भी देखोगे आप फर्स्ट ए ग्रुप, जिसको क्षारीय धातु भी बोलते हो, इनका संयोजी कोष का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा, NS1 होगा। सेकंड वाले का क्या होगा, NS2 होगा। 13वें वर्ग या थर्ड ए के जो वर्ग के तत्व है, इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा, NS2 और NP1 होगा। क्या होगा, NS2 एंड NP1। सेकेंड वाला देखेंगे 14 ग्रुप के लिए क्या हो जाएगा, एक एक इलेक्ट्रॉन बढ़ाती जाइए बस, NS2, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, NP2 हो जाएगा। 15 के लिए क्या हो जाएगा, NS2 NP3 हो जाएगा। 16 के लिए क्या हो जाएगा, NS2 और NP क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। और 17 के लिए क्या हो जाएगा, NS2 और लास्ट में NP में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। तो ये तो हो गया इनका संयोजी कोष का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। N का मतलब क्या होता है, मुख्य क्वांटम संख्या। अब बात करेंगे आप ऑक्सीकरण संख्या की या ऑक्सीकरण अवस्था की। अब इसके अंदर आपको कंफ्यूज नहीं होना है। तो यहाँ पर देखिए किस प्रकार से आप इसको फाइंड आउट करोगे। ये वाला कौन सा समूह है, वर्ग संख्या 1, और अपन पहले ही देख चुके हैं वर्ग संख्या 1 की ऑक्सीकरण अवस्था तो हमेशा ही कितनी होती है, +1 होती है। वर्ग संख्या 2 की ऑक्सीकरण अवस्था कितनी होती है, +2 होती है। अब देखो यहाँ पर 13वां, 14वां, 15वां, 16वां और 17वां ये कौन से वर्ग से संबंधित है, थर्ड ए, फोर्थ ए, फिफ्थ ए, सिक्स्थ ए और 7th ए। तो मतलब ये वाला देखिए यहाँ पर कौन सा थर्ड ए है ना, तो इसकी अधिकतम ऑक्सीकरण अवस्था कितनी हो जाएगी, +3 हो जाएगी। 14वें वाले जो वर्ग है मतलब कौन सा है, फोर्थ ए, तो मतलब इसकी ऑक्सीकरण अवस्था कितनी हो जाएगी, +4 हो जाएगी। 15वें की बात करोगे तो कितनी हो जाएगी, +5 हो जाएगी। 16वें की बात करोगे तो कितनी हो जाएगी, +6 हो जाएगी। और 17वें की बात करोगे तो कितनी हो जाएगी, +7 हो जाएगी। ये तो मैंने मेंशन कर दिए अधिकतम ऑक्सीकरण संख्या, क्योंकि आपने नियम में क्या बोला है, अधिकतम ऑक्सीकरण संख्या है वो प्रारूपी तत्वों के लिए किसके बराबर होती है, समूह संख्या। मतलब जो उसका वर्ग होता है वही उसकी क्या होती है, अधिकतम ऑक्सीकरण अवस्था होती है। तो यही तो मेंशन किया, पहले वाले के लिए +1 हो गया, सेकंड वाले के लिए सेकंड ए हो गया, थर्ड ए के लिए 3 हो गया, फोर्थ ए के लिए 4 हो गया, फिफ्थ ए के लिए 5 हो गया, सिक्स्थ ए के लिए 6 हो गया, 7 ए के लिए 7 हो गया। अब बात करेंगे अपन न्यूनतम ऑक्सीकरण अवस्था। तो देखिए यहाँ पर क्या बोला है, न्यूनतम अगर उच्चतम ऋणात्मक ऑक्सीकरण संख्या की बात करोगे तो कितनी हो जाएगी, 8 - समूह संख्या के बराबर हो जाएगी। ये तो परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करते नहीं है, वर्ग संख्या 1 और वर्ग संख्या 2 के। तो यहाँ पर देखिए जो 13वें की मैं बात करूंगा तो यहाँ पर 13वें वर्ग के लिए ऑक्सीकरण संख्या देखेंगे, कैसे पता करेंगे, 8 - वर्ग संख्या। तो यहाँ पर देखेंगे 8 - वर्ग संख्या कौन सा, ये थर्ड वाला है। थर्ड ए का मतलब कौन सा वर्ग हो गया, थर्ड वाला हो गया आपके लिए। तो यहाँ पर देखेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 - कितना हो जाएगा, 13 ग्रुप के लिए है। तो यहाँ पर आपको कौन सी पता करनी है, न्यूनतम ऑक्सीकरण अवस्था। तो आप पता रखेंगे
+3 के अलावा इसकी जो ऑक्सीकरण अवस्था कौन सी हो सकती है, +1 हो सकती है। कौन सी हो सकती है, +1 हो सकती है। फिर बात करते हैं आप कौन से, 14 के लिए। तो 14 के लिए अगर आप फॉर्मूला अप्लाई करोगे 8 माइनस वर्ग संख्या, तो 8 माइनस कौन सा हो गया, 4। वर्ग संख्या कितना है, 4th A है, तो 8 माइनस 4 कितना हो जाएगा, 4। तो मतलब न्यूनतम ऑक्सीकरण संख्या भी कितनी हो जाएगी, -4 हो जाएगी। तो यहाँ पर इसकी रेंज अगर आप लिखना चाहो तो कौन कौन से प्रदर्शित कर सकते हैं, +4 प्रदर्शित करेगा, +3 भी प्रदर्शित करेगा, +2 भी प्रदर्शित करेगा। इसके बाद में -1, -2, -3 और न्यूनतम ऑक्सीकरण अवस्था कितनी प्रदर्शित कर देगा, -4 प्रदर्शित कर देगा। इसी प्रकार से देखो 15वें वर्ग की अगर आप बात करते हो तो 15वें वर्ग की अधिकतम ऑक्सीकरण संख्या कितनी होगी, +5। न्यूनतम का फॉर्मूला क्या बता दिया आपको, 8 माइनस समूह संख्या। तो यहाँ पर 8 माइनस समूह संख्या कौन सा है 15वें के लिए, 5वां। तो 8 माइनस 5 कितना हो गया, 3। तो मतलब न्यूनतम ऑक्सीकरण संख्या कितनी होगी, -3 होगी। तो ये कौन कौन सी ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित कर सकते हैं, +3 भी प्रदर्शित कर सकता है, +1 भी प्रदर्शित कर सकता है, -1 भी प्रदर्शित कर सकता है और -3 भी प्रदर्शित कर सकता है। सेम बात किसके लिए आप बोलोगे, 16वें वर्ग के लिए। अधिकतम तो कितना हो गया, +6। न्यूनतम कैसे पता करोगे, 8 माइनस वर्ग संख्या। वर्ग संख्या कौन सा है, 6th A। तो 8 माइनस 6 कितना हो गया, 2। मतलब न्यूनतम ऑक्सीकरण अवस्था कितनी हो जाएगी इसकी, -2। तो यहां से देखिए 2 से आप इसको डिक्रीज करते चलिए, +4 भी प्रदर्शित कर सकता है, +2 भी प्रदर्शित कर सकता है और -2 प्रदर्शित करेगा। ये क्या होगी, न्यूनतम। इसी प्रकार से आप बात करोगे 17वें कौन सा वर्ग है, ये 7th A। 8 माइनस 7 क्या हो गया, -1। तो आपको एक एक से डिक्रीज करते हुए चलिए आप यहाँ पर। तो यहाँ पर न्यूनतम ऑक्सीकरण संख्या कितनी हो सकती है, -1 हो सकती है। और -1 के साथ देखिए कौन कौन सी प्रदर्शित कर सकता है, +5, +3, +1 और -1। तो ये आपको ध्यान रखना है कि जो प्रारूपिक तत्व है, मतलब S और P ब्लॉक के तत्व है, उसकी अधिकतम ऑक्सीकरण अवस्था और न्यूनतम ऑक्सीकरण अवस्था कौन कौन सी हो सकती है। नेक्स्ट वाला नियम देखिए। नेक्स्ट वाले नियम में बोला कि कार्बोनिल संकुलों में धातु की ऑक्सीकरण संख्या हमेशा 0 होती है। तो सबसे पहले आपको यह ध्यान देना कि जो कार्बोनिल का मीनिंग क्या होता है, CO होता है। इसी को आप क्या बोलते हो, कार्बोनिल बोलते हो। इसी को आप क्या बोलते हो, कार्बोनिल बोलते हो। तो CO जहां पर भी आता है इसको आप क्या बोलते हो, कार्बोनिल। तो आपको ये ध्यान रखना है कि ऐसा कोई भी संकुल हो जिसके अंदर केवल और केवल कार्बोनिल लिगेंड उपस्थित हो, मतलब कौन आ रहा है, केवल और केवल CO उपस्थित हो, तो उस वाली स्थिति में धातु की जो ऑक्सीकरण अवस्था है वो कितनी होती है, 0 होती है। उदाहरण देखिए इसके कौन कौन से उदाहरण है, जिसके अंदर आपके पास कौन उपस्थित होगा, कार्बोनिल, और कार्बोनिल के साथ जो भी धातु आएगी उसकी ऑक्सीकरण अवस्था कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो यहां पर देखिए निकिल का एग्जांपल लेता हूं मैं। सबसे पहला एग्जांपल की बात करूंगा तो मैं निकिल टेट्रा कार्बोनिल मीनिंग NiCO4 हो गया। इसमें निकिल की ऑक्सीकरण अवस्था कितनी आएगी, 0। इसी प्रकार से दूसरा कार्बोनिल का अगर मैं उदाहरण लेता हूं तो यहां पर क्या हो जाएगा, FeCO5 जो कौन सा हो गया, आयरन पेंटा कार्बोनिल। और एक और एग्जांपल मेंशन कर देता हूं मैं, CrCO6 मीनिंग क्रोमियम हेक्सा कार्बोनिल। तो इन सब के अंदर जो ऑक्सीकरण अवस्था है, जिसकी मैं ऑक्सीकरण अवस्था की बात कर रहा हूं मैं उसको अंडरलाइन कर देता हूं। यहां पर मैं ऑक्सीकरण अवस्था की बात कर रहा हूं निकिल के लिए, यहां पर बात करूंगा मैं आयरन के लिए, और यहां पर मैं बात करूंगा किसके लिए, क्रोमियम के लिए। तो इनकी जो ऑक्सीकरण नंबर है या ऑक्सीकरण अवस्था है, तो ये लीजिए मैं मेंशन कर देता हूं, ऑक्सीडेशन नंबर मतलब ऑक्सीकरण अवस्था निकल की कितनी होगी, 0। आयरन के केस में भी कितनी हो जाएगी, 0। और क्रोमियम के लिए भी कितनी हो जाएगी, 0। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर जो धातु है उसके साथ केवल एकमात्र लिगेंड कौन सा आ रहा है, कार्बोनिल आ रहा है। नंबर उसका कुछ भी हो सकता है, लेकिन कार्बोनिल के अलावा कोई दूसरा लिगेंड नहीं होना चाहिए। तो ऐसे यौगिकों को आप बोलते हो कार्बोनिल संकुल। और कार्बोनिल संकुल में धातु की ऑक्सीकरण अवस्था हमेशा कितनी होती है, 0 होती है। नेक्स्ट वाला नियम देखिए। नेक्स्ट वाले नियम के अंदर देखिए NS इलेक्ट्रॉन के अलावा, तो यहां पर बात चल रही है डी ब्लॉक के तत्वों के लिए। तो देखिए इसको इजीली, डी ब्लॉक के तत्व के लिए इसको स्पेशली मेंशन किया। NS इलेक्ट्रॉन के अलावा N-1D इलेक्ट्रॉन के सम्मिलित होने के कारण संक्रमण तत्व सर्वाधिक संख्या में ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करते हैं।
तो कई बार ये डायरेक्ट सवाल आ जाता है कि संक्रमण तत्व अधिकतम ऑक्सीकरण अवस्था क्यों प्रदर्शित करते हैं? क्योंकि संक्रमण तत्वों के NS व N-1D कक्षकों के मध्य ऊर्जा अंतराल क्या होता है? न्यूनतम होता है। तो मतलब क्या हो जाएगा? संक्रमण तत्वों के लिए NS तथा N-1D कक्षकों के मध्य ऊर्जा अंतराल कम होने के कारण बंध बनाने में NS इलेक्ट्रॉन के साथ साथ N-1D इलेक्ट्रॉन भी भाग लेते। इसीलिए सबसे ज्यादा जो परिवर्तनशील ऑक्सीकरण संख्या, सबसे ज्यादा जो ऑक्सीकरण संख्या कौन प्रदर्शित करते? संक्रमण तत्व, मतलब डी ब्लॉक के तत्व प्रदर्शित करते हैं। और इनके ये कौन कौन सी ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करते हैं? अगर आपको डी ब्लॉक के तत्वों के बारे में विस्तार से जानना है तो जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उसमें एक लिंक दिया हुआ है डी ब्लॉक के तत्वों के लिए। उसमें आपको कंप्लीट इंफॉर्मेशन दे रखी है कि कौन सी तो डी ब्लॉक के तत्व है और कौन सा तत्व है कौन सी ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करता है। अगर आपको डी ब्लॉक के तत्व की ऑक्सीकरण अवस्था के बारे में अध्ययन करना है तो जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उस पर क्लिक कीजिए और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक लिंक दिया हुआ है डी ब्लॉक के तत्व, उस पर क्लिक करके आप एक वीडियो अपलोड है उसको आप इजीली सीन कर सकते हो। नेक्स्ट वाला स्टेटमेंट देखिए, एफ ब्लॉक के तत्वों की सामान्य ऑक्सीकरण अवस्था कितनी होती है? +3 होती है। मतलब एफ ब्लॉक के तत्व में लैंथेनाइड भी आती है, एक्टिनाइड भी आती है। तो जब भी लैंथेनाइड और एक्टिनाइड आपको दिख जाए तो उनकी जो सामान्य ऑक्सीकरण अवस्था कितनी होती है? +3 होती है। नेक्स्ट वाला देखिए, ऑक्सीकरण संख्या को अक्सर ऑक्सीकरण अवस्था भी कहा जाता है। तो आपको कहीं पर भी कंफ्यूज नहीं होना है। पेपर में चाहे से ऑक्सीकरण अवस्था पूछे, ऑक्सीकरण संख्या बोले, दोनों क्या है? एक ही है। क्लियर है? नेक्स्ट वाला देखिए, वे यौगिक जिनमें केवल कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन उपस्थित होते हैं में कार्बन की ऑक्सीकरण संख्या निम्न सूत्र से प्रदर्शित करती है। तो यहाँ पर एक फॉर्मूला मेंशन कर रहा हूं और ये फॉर्मूला बड़ा ही क्या इंपोर्टेंट है। और ये फॉर्मूले का आप यूज कब करते हो? जब भी आपको कोई ऐसा यौगिक दे रखा हो जिसमें कौन कौन से तत्व उपस्थित हो? केवल कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन उपस्थित हो। तो यहाँ पर देखिए फॉर्मूला बड़ा इंपोर्टेंट है, कार्बन की ऑक्सीकरण अवस्था से संबंधित है। तो ये लीजिए मैं मेंशन कर देता हूं यहाँ पर कार्बन की ऑक्सीकरण अवस्था। तो ये लीजिए कार्बन की ऑक्सीकरण अवस्था, ON का मतलब क्या हो गया? ऑक्सीडेशन नंबर या ऑक्सीकरण अंक। इसके लिए क्या फॉर्मूला बनेगा? फॉर्मूला बड़ा इंपॉर्टेंट है, फॉर्मूले को आपको लर्न करना है। तो फॉर्मूला क्या है? NO। NO का मतलब क्या हो गया? ऑक्सीजन परमाणुओं की संख्या। मल्टीप्लाई करना है इसको किससे? 2 से। फिर बोलना आपको -NH। NH का मतलब क्या हो गया? हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या। NO का मतलब क्या हो गया? ऑक्सीजन परमाणुओं की संख्या। और इसको डिवाइड किसे करना है आपको? NC से। और NC का मतलब क्या हो जाएगा आपके पास? कार्बन परमाणुओं की संख्या से। तो ये वाला फॉर्मूला आपको यूज कब करना है? जब आपको कोई ऐसा यौगिक दे रखा हो जिसमें केवल 3 ही तत्व उपस्थित हो, मतलब कार्बन उपस्थित हो, हाइड्रोजन उपस्थित हो और ऑक्सीजन उपस्थित हो। तो उसमें कार्बन की ऑक्सीकरण अवस्था आप इसी फॉर्मूले से पता करते हो, NO मल्टीप्लाई टू -NH डिवाइड बाई NC। NO का मतलब क्या हो गया? ऑक्सीजन परमाणुओं की संख्या। NH का मतलब क्या हो गया? हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या। और NC का मतलब क्या हो गया? कार्बन परमाणुओं की संख्या। जैसे आपको ये एग्जांपल आ गया CH3COOH और आपको ये बोल दिया कि इसमें कार्बन परमाणु है, उसकी ऑक्सीकरण अवस्था पता कीजिए। कैसे पता करोगे आप यहाँ पर? तो देखिए यहाँ पर कार्बन की संख्या कितनी है? 2। तो मतलब NC की जगह तो कितनी वैल्यू पुट कर दोगे? 2। NO मतलब ऑक्सीजन परमाणु की संख्या कितनी है? 2। तो NO की जगह क्या पुट करोगे? 2 मल्टीप्लाई कर देना 2 से। -NH और NH की जगह क्या पुट करोगे? हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या। कितने हाइड्रोजन परमाणु है? 3 यहाँ से और 1 यहाँ से 4। तो मतलब NH की जगह क्या पुट कर दोगे? 4। तो जो भी इसकी कैलकुलेशन के बाद में जो भी वैल्यू आएगी वही किसकी ऑक्सीकरण अवस्था हो जाएगी? कार्बन की ऑक्सीकरण अवस्था हो जाएगी। तो यहाँ पर आकर जितने भी आपके नियम होते हैं ऑक्सीकरण अवस्था से वो मैंने सभी की सभी यहाँ पर मेंशन कर दिए। अब आपको एक और थिंग बता देता हूं कि मैं ऑक्सीकरण अवस्था पता कैसे करती है। जैसे मान लीजिए आपके पास कोई यौगिक हो और उस वाले यौगिक में अगर आपको बोल दिया कि ऑक्सीकरण अवस्था पता कीजिए तो उसके लिए फॉर्मूला कैसे यूज करते हैं। जैसे आपको मान लीजिए ये यौगिक दे दिया PO4
-3। और आपको ये बोल दिया कि ये जो फॉस्फेट आयन है उसमें आपको ऑक्सीकरण अवस्था किसकी पता करना है, फॉस्फोरस की ऑक्सीकरण अवस्था पता करनी है। तो अब डायरेक्ट मैं आपको मेंशन कर रहा हूं, तो इसको आपको लर्न करना है और इसकी सहायता से आप किसी भी परमाणु की ऑक्सीकरण संख्या को आसानी से पता कर सकते हो। तो यहाँ पर देखो, जिसका भी आपको ऑक्सीकरण संख्या पता करना है उसको हमेशा क्या मान लेना, आपको एक्स कंसीडर कर लेना है। तो यहाँ पर देखिए, मैंने फॉस्फोरस की पता करनी है, फॉस्फोरस को मैंने क्या कंसीडर कर लिया, एक्स कंसीडर कर लिया प्लस। और अभी आप एक नियम देख रहे थे जिसमें आपने बोला था कि उदासीन परमाणु है, उदासीन अणु है, तो उसमें जितने भी परमाणु है सबकी ऑक्सीकरण अवस्था का योग किसके बराबर होगा, 0 के बराबर होगा। अगर कोई आयनित अणु है, मतलब जिसके ऊपर आवेश उपस्थित है, तो उसमें जितने भी तत्व उपस्थित है उन सभी की ऑक्सीकरण संख्याओं का योग उस पर उपस्थित आवेश के बराबर होता है। तो यहाँ पर फॉस्फेट पर कितना आवेश है, -3। किसका पता करना है, फॉस्फोरस का। तो जिसका भी पता करना है उसको क्या मान लेना, एक्स प्लस। देखिए, ऑक्सीजन की सामान्य ऑक्सीकरण अवस्था कितनी होती है, -2। कितने ऑक्सीजन है, 4। तो यहाँ पर मैं लिखूंगा 4। एक ऑक्सीजन की कितनी होती है, -2। तो 4 की कितनी हो जाएगी, 4 को गुणा कर दीजिए -2 से। 2 ही तत्व है, तीसरा तत्व है नहीं। मतलब यहाँ पर फॉस्फोरस की ऑक्सीकरण संख्या और 4 ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या का योग किसके बराबर होगा, -3 के बराबर होगा। अब यहाँ पर आप इजीली सोल्व कर सकते हो। एक्स यहाँ पर देखो, प्लस 4 को गुणा किया 2 से तो कितना आ गया, -2 है ना, तो ये -8 बराबर कितना आ गया, -3 आ गया। जब आप इसको सोल्व करोगे तो क्या हो जाएगा, x प्लस माइनस मल्टीप्लाई होकर क्या हो गया, -x - 8 = 3। और जब आप इसको सोल्व करोगे तो x = -8 उधर जाकर किसका हो जाएगा, प्लस का। तो +8 - 3, तो मतलब x की वैल्यू कितनी आई है आपके पास, +5 चाहिए। तो मतलब यहाँ पर जो फॉस्फोरस है उसकी ऑक्सीकरण अवस्था कितनी होगी, 5 होगी। दूसरा उदाहरण देखिए, उदासीन का उदाहरण एक और समझा देता हूं मैं आपको। ये तो हो गया आयनित वाला। दूसरा अपन यहाँ पर उदाहरण देखेंगे, कौन सा वाला, जैसे ये लीजिए, मैंने कोई एक उदासीन अणु ले लिया H2SO4, सल्फ्यूरिक अम्ल, और इसमें आपको ये बोल दिया आपको ऑक्सीकरण अवस्था किसकी पता करनी है, सल्फर की पता करनी है। जिसको भी अंडरलाइन किया है आपको उसी की ऑक्सीकरण संख्या क्या करनी है, पता करनी है। तो यहाँ पर देखिए, हाइड्रोजन किससे जुड़ा होगा, ऑक्सीजन से। और हाइड्रोजन जब भी अधातु से जुड़ेगा कौन सी ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करेगा, हमेशा प्लस ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करता है। तो यहाँ पर देखो, एक हाइड्रोजन है वो कितनी प्रदर्शित करता है, +1। तो 2 हाइड्रोजन कितनी प्रदर्शित करेंगे, 2 गुणा +1 हो गया। ये तो हो गया हाइड्रोजन। प्लस सल्फर का पता करना, तो सल्फर को क्या मान लिया, x मान लिया। प्लस फिर कौन है, ऑक्सीजन। एक ऑक्सीजन कितनी प्रदर्शित करता है, -2। कितने ऑक्सीजन है, 4। तो 4 कितनी प्रदर्शित करेंगे, 4 गुणा -2। और इन सब परमाणुओं की ऑक्सीकरण अवस्था का योग किसके बराबर हो जाएगा, 0 के। 0 के बराबर क्यों किया है, क्योंकि इसके ऊपर किसी भी प्रकार का आवेश उपस्थित नहीं है। तो इसका मैंने योग किसके बराबर कर दिया, 0 के। जब सोल्व करोगे तो कितना हो जाएगा, 2 + x। 4 को -2 से गुणा किया तो कितना हो जाएगा, -8 हो जाएगा। और इक्वल टू कितना है, 0 है। तो यहां से जब आप इसको सोल्व करोगे तो देखो क्या बन जाएगा, ये 2 + x, माइनस का 8 उधर जाकर कितना हो जाएगा, प्लस का 8 हो जाएगा। इसको और आगे सोल्व करोगे तो x = प्लस का 2 उस साइड जाकर किसका हो जाएगा, माइनस का 2 हो जाएगा। तो यहाँ पर x = कितना आ गया, +6 आ गया। मतलब यहाँ पर जो सल्फर की ऑक्सीकरण अवस्था तो कितनी हो गई, +6, और फॉस्फोरस की ऑक्सीकरण अवस्था कितनी होगी, +5 हो गई है। मतलब आपको तो जितने भी अणु में परमाणु दे रखे उन सभी परमाणुओं की ऑक्सीकरण अवस्था का योग जो भी उस अणु पर उपस्थित आवेश उसके बराबर कर देना है। अगर उदासीन है तो 0 के बराबर कर दो, प्लस आवेश है तो प्लस के बराबर कर दो, और माइनस आवेश है तो माइनस के बराबर कर दो। और जिस भी परमाणु की ऑक्सीकरण अवस्था आपको ज्ञात करनी है उसको क्या कंसीडर कर लेना, आपको एक्स कंसीडर कर लेना है। अब आपको मैं कुछ यौगिक दे रहा हूं जिनके अंदर आपको क्या करनी है, ऑक्सीकरण अवस्था है वो पता करनी है। ये आपके लिए होमवर्क है, तो ये लीजिए। जो भी आपने क्लास अटेंड की है, अगर इस वाले क्लास को आपने इजीली अटेंड किया है, आसानी से समझा है, तो यहाँ पर जितने भी मैं एग्जाम्पल मेंशन कर रहा हूँ आपको उनकी ऑक्सीकरण अवस्था बतानी है। तो सबसे पहला मैं एग्जाम्पल मेंशन कर रहा हूँ, और जिसको भी मैंने अंडरलाइन कर दिया तो अंडरलाइन का मीनिंग क्या होगा, आपको उसी की ऑक्सीकरण अवस्था कैलकुलेट करनी है। तो यहाँ पर मैं कुछ यौगिक लिख रहा हूँ। पहला यौगिक मैंने मेंशन किया H2S, इसमें ऑक्सीकरण अवस्था किसकी बताओगे, सल्फर की। दूसरा वाला यौगिक यहां पर मैं मेंशन कर रहा हूं CS2,
यहाँ पर भी आपको ऑक्सीकरण अवस्था किसकी पता करनी है, सल्फर की। तीसरा यौगिक यहाँ पर मैं मेंशन कर रहा हूं H2F2, H2F2, और यहाँ पर भी ऑक्सीकरण अवस्था किसकी पता करनी है आपको, सल्फर की। इसके बाद में और मैं यौगिक यहाँ पर मेंशन कर रहा हूं जैसे सल्फेट SO4-2, SO4-2, यहाँ पर भी आपको ऑक्सीकरण अवस्था किसकी कैलकुलेट करनी है, सल्फर की। इसके बाद में कुछ और एग्जाम्पल मेंशन कर रहा हूं मैं, जैसे ये लीजिए मैंने एग्जाम्पल मेंशन कर दिया Mg3N2, ये लीजिए नेक्स्ट वाला एग्जाम्पल है Mg3N2, और यहां पर आपको ऑक्सीकरण अवस्था किसकी पता करनी है, नाइट्रोजन की पता करनी है। इसी टाइप से देखिए N2H4, ये लीजिए एक और एग्जाम्पल है N2H4, यहां पर आपको ऑक्सीकरण अवस्था किसकी पता करनी है, नाइट्रोजन की। और कुछ एग्जाम्पल और मेंशन कर रहा हूं मैं यहां पर, जैसे N2O3, ये लीजिए N2O3, यहां पर भी आपको ऑक्सीकरण अवस्था किसकी पता करनी है, नाइट्रोजन की पता करनी है। इसी टाइप से यहां पर देखिए N2O, डाइनाइट्रोजन ऑक्साइड है, यहां पर भी आपको ऑक्सीकरण अवस्था किसकी पता करनी है, नाइट्रोजन की पता करनी है। इसके बाद में कुछ और एग्जाम्पल यहां पर अगर मेंशन करें तो ये लीजिए क्लोरीन की ऑक्सीकरण अवस्था की बात करेंगे यहां पर, तो पहला एग्जाम्पल तो आपके पास ये रहा Cl2O, यहां पर भी ऑक्सीकरण अवस्था पता करनी है आपको क्लोरीन की। उसके बाद में अगर मैं बात करूं तो यहां पर लीजिए आप NaClO3, NaClO3, सोडियम क्लोराइड, यहां पर भी किसकी ऑक्सीकरण अवस्था पता करनी है आपको, क्लोरीन की ऑक्सीकरण अवस्था यहां पर आपको पता करनी है। इसी टाइप से ये लीजिए Cl2O7, यहां पर भी ऑक्सीकरण अवस्था किसकी पता करोगे, क्लोरीन की। इसके बाद में कुछ और एग्जाम्पल लेते हैं अपन, ये लीजिए एग्जाम्पल के अंदर मेंशन करता हूं मैं फॉस्फोरस के लिए। फॉस्फोरस के लिए आपको सबसे पहला एग्जाम्पल मेंशन है H3PO4, यहां पर ऑक्सीकरण अवस्था किसकी पता करनी है आपको, फॉस्फोरस की। और एग्जाम्पल की बात करूं मैं फॉस्फोरस के लिए, तो फॉस्फोरस के लिए देखिए Ca3, ये अच्छा एग्जाम्पल है Ca3PO4 ट्वाइस, और यहां पर भी आपको ऑक्सीकरण अवस्था किसकी पता करनी है, फॉस्फोरस की पता करनी है। एक और एग्जाम्पल मेंशन कर देता हूं फॉस्फोरस के लिए, ये लीजिए फॉस्फोरस के लिए एक और एग्जाम्पल अगर मैं मेंशन करूं तो P2O7, ये लीजिए P2O7, और चार्ज दे रखा आपको -2, यहां पर भी ऑक्सीकरण अवस्था किसकी पता करनी है, फॉस्फोरस की। और एक मैंने बना दिया P4, यहां पर भी आपको किसकी पता करनी है, ऑक्सीकरण अवस्था फॉस्फोरस की। नेक्स्ट वाले एग्जाम्पल देखिए, अगर आपने लेक्चर को अच्छे से अटेंड किया है तो ये जितने भी एग्जाम्पल मैंने मेंशन किए, ये एग्जाम्पल आप इजीली क्या कर लोगे, सोल्व कर लोगे। नेक्स्ट वाले एग्जाम्पल की अगर मैं बात करूं तो ऑक्सीजन से अपन डील करते हैं कि ऑक्सीजन है उसकी ऑक्सीकरण अवस्था क्या होगी। तो यहां पर सबसे पहले मैंने मेंशन कर दिया ऑक्सीजन के लिए O2 के अंदर आपको ऑक्सीकरण अवस्था बतानी है। इसी टाइप से O3, ओजोन बोलते हैं, इसमें भी किसकी ऑक्सीकरण अवस्था बतानी है, ऑक्सीजन की। फिर बात करूंगा मैं O2F2, इसमें भी ऑक्सीकरण अवस्था किसकी बतानी है आपको, ऑक्सीजन की, जिसको भी मैं अंडरलाइन कर रहा हूं उसी की ऑक्सीकरण अवस्था से आपको डील करना है। उसके बाद में बात करूंगा मैं OF2, यहां पर भी ऑक्सीकरण अवस्था किसकी बतानी है आपको, ऑक्सीजन की। उसके बाद में अगर अपन बात करते तो ये लीजिए CO3, या ये रहने दीजिए, यहां पर प्रोक्साइड का एग्जाम्पल मेंशन कर देता हूं मैं Na2O2, तो यहां पर भी ऑक्सीकरण अवस्था किसकी बतानी है आपको, ऑक्सीजन की। फिर बात करेंगे अपन कार्बन की, तो कार्बन के अंदर जो फेमस एग्जाम्पल होता है उसको देखिए, जैसे ग्लूकोज का एग्जाम्पल मेंशन कर देता हूं मैं C6H12O6, यहां पर ऑक्सीकरण अवस्था किसकी बतानी है, कार्बन की। उसके बाद में अगर एग्जाम्पल और मैं अगर आपको प्रोवाइड करूं तो यहां पर लीजिए CF4, इसमें भी ऑक्सीकरण अवस्था किसकी बतानी है आपको, कार्बन की ऑक्सीकरण अवस्था से डील करना है। इसी टाइप से कार्बोनेट CO3-2, यहां पर भी ऑक्सीकरण अवस्था किसकी बतानी है, कार्बन की। फिर बात करते हैं अगर अपन क्रोमियम की, तो यहां पर लीजिए पहला एग्जाम्पल है CrO4-2, क्रोमेट बोलते हो आप इसको। यहां पर ऑक्सीकरण अवस्था बतानी है आपको किसकी, क्रोमियम की ऑक्सीकरण अवस्था बतानी है। इसी प्रकार से ये लीजिए एग्जाम्पल K2Cr2O7, पोटेशियम डाइक्रोमेट, यहां पर भी ऑक्सीकरण अवस्था किसकी आपको पता करनी है, क्रोमियम की पता करनी है। इसी टाइप से अगर मैं बात करूं मैंगनीज के लिए,
KMnO4 पोटेशियम परमैंगनेट। यहां पर भी आपको मैंगनीज की ऑक्सीकरण अवस्था पता करनी है। ऑक्साइड के अंदर अगर एग्जाम्पल देखोगे तो यहां पर ये लीजिए K2MnO3, यहां पर भी आपको मैंगनीज की ऑक्सीकरण अवस्था बतानी है। और MnO2, यहां पर भी ऑक्सीकरण अवस्था किसकी कैलकुलेट करोगे, मैंगनीज की कैलकुलेट करोगे। जिनोन की बात करूंगा तो ये लीजिए XeO3, इसमें आपको जिनोन की ऑक्सीकरण अवस्था बतानी है, 18वें वर्ग से संबंधित होता है। उसके बाद में ओस्मियम टेट्राऑक्साइड OSO4, तो यहां पर ओस्मियम OS है, ओस्मियम की आपको ऑक्सीकरण अवस्था बतानी है। इसी प्रकार से आयोडीन के लिए आपको KiO4, ये लीजिए मैंने मेंशन कर दिया KiO4, यहां पर ऑक्सीकरण अवस्था किसकी बतानी है, आयोडीन की। तो ये कुछ आपके लिए एग्जाम्पल है जिनको आपको सोल्व करना है। तो नेक्स्ट वाला जो वीडियो लेक्चर होगा सबसे पहले इनका अपन सॉल्यूशन करेंगे और इसके बाद में कुछ अपवाद है ऑक्सीकरण अवस्था के, उसके बारे में डील करेंगे। अगर वीडियो में कुछ सीखने को मिला तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज्यादा से ज्यादा चैनल को शेयर कीजिए। थैंक यू।